हे गाइस, वेलकम टू माय शो पॉडकास्ट विद शिव। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो एपिसोड है वो है फिजियोथेरापिस्ट के साथ, यानी फिजियोथेरापी के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट है मितेश पटेल, जो एक फिजियोथेरापिस्ट है, साथ में स्पाइन के स्पेशलिस्ट है। मैकेनिक्स थेरापी पे उनकी एक्सपर्टाइज है। तो वो आज हमें पोस्चर के बारे में, स्पाइन के बारे में, मसल्स के बारे में, जिम में कैसे वर्कआउट करना चाहिए, वो सब आज आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो प्लीज़ ये पॉडकास्ट पूरा देखिए, बहुत सारी नॉलेजेबल बात यहाँ पे होने वाली है। और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं हमारे गेस्ट के साथ। हेलो सर, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे आए और हमारे साथ ऐसी इन्फॉर्मेटिव बातें शेयर करने वाले हैं। तो फिजियोथेरापी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं आज। तो फिजियोथेरापी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं लोगों को, मगर अभी तक सबको पता नहीं होता है ये। तो आपके माध्यम से हम सबको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं चालू करूँ ना, तो एक तो पहले आपसे ही चालू करता हूँ। ओके। एक तो आपकी पोजीशन गलत है। ओके। अभी सिटिंग पोजीशन। हाँ। अभी दुनिया में जितने भी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है ना, उसका मेन रीजन है बैठने की पोजीशन। ओके, सिटिंग पोजीशन। बिकॉज मैं एक बोलूँ आपको, पहले हम आदि मानव थे, हम ऐसे पहले थे। फिर धीरे धीरे स्ट्रेट हुए, अभी फिर से हम आदि मानव ही हो रहे हैं। फिर से हाँ, तो तकलीफें उससे ही ज्यादा होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज आवर पोस्चर। ओके। तो ऐसे बैठना चाहिए क्या? हाँ, मेनली आपका नी का लेवल हिप से नीचे होना चाहिए। ओके। स्लाउच नहीं बैठना है। हो सके तो थोड़ा स्ट्रेट। हम ऐसे मिलिट्री पोजीशन में नहीं बैठ सकते। ये पोजीशन में कोई नहीं बैठ सकता, बट कंफर्टेबली स्ट्रेट। अभी आप देखोगे वी आर लाइक दिस, सब ऐसे कंफर्टेबल। आप बैठो, सुबह ऑफिस में जाओ ना, तो लोग थोड़े सीधे होते हैं, दोपहर को ऐसे होते हैं, फिर शाम होते होते ऐसे हो जाते हैं। Exactly. और इसीलिए सबको ये ट्रेपेजियस है, ये शाम को देखना, सब 80% लोगों को ये सब स्टिफ हो जाता है। और उससे उनकी वर्क की प्रोडक्टिविटी है ना, वो भी काफी कम हो जाती है। अगर वो सिर्फ पोस्चर का ध्यान रखे ना, तो 50% उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ओके। तो पोस्चर का ही ध्यान रखना पड़ता है स्पाइन के लिए। बहुत ही ध्यान। हमने पहले बात किया था, आपने बोला था कि अगर लोग थोड़ा एक्सरसाइज और कर सके तो 60 या 70 इयर्स के लिए भी वो स्पाइन को और बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं। तो वो क्या चीज़ है सर? आराम से। मैं तो बोलूँगा, हमारे भगवान ने उनकी जो बुक लिखी है ना, उसमें 100 इयर्स लिखे हैं। हम सब हमको पता ही है कि हमारी, हम कोई पूछेगा कि हमारी एज कितनी होनी चाहिए, तो 100 इयर्स कॉमन है। बट उस पर एक छोटा सा कंडीशन अप्लाई लिखा है। वो कंडीशन हमें ही बोला है कि क्या कंडीशन अप्लाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जिस रेट में डीजनरेशन होना चाहिए, देखो एक चीज है हेल्दी एजिंग। हेल्दी एजिंग का मतलब क्या है? हेल्दी एजिंग का मतलब है कि जो चीज 65 इयर्स की एज में होनी चाहिए, वो 65 इयर्स की एज में ही होनी चाहिए। वो अगर 45 इयर्स की एज में होती है तो दैट इज नॉट हेल्दी एजिंग। बराबर है। मेरे पास कल एक मैडम आए थे, उनका रिप्लेसमेंट 45 इयर्स की एज में रिप्लेसमेंट किया है। नी रिप्लेसमेंट। सो इतना जल्दी फास्ट सबका डिजनरेशन होता है, और उसका रीजन ही यही है कि हमारा पोस्चर गलत होता है। एक स्टडी थी, इसमें उन्होंने बोला था कि 70% नी रिप्लेसमेंट इंडिया में बंद हो जाएंगे अगर फीमेल उसकी 20 इयर्स की एज से, क्योंकि हम यहाँ इंडिया में कि 20 इयर्स की एज से हाउस वाइफ हो जाती है, या फिर इवन जॉब करते हैं तो भी घर पे वो काम करते ही है। और वो लोग क्या करते हैं, 3-3, 4-4 घंटा कांस्टेंट स्टैंडिंग। अगर वो लोग हर 20 मिनट में अगर 2 मिनट के लिए बैठ जाएंगे ना, किचन में अगर वो चेयर रखे और 20 मिनट काम करे और 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, तो 70% नी रिप्लेसमेंट हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। इतना छोटा एफर्ट है। मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक लाया हूँ इसके लिए। समझो ये रबर है, ये रबर बैंड है। इसको खींचो और छोड़ दो। अपनी पोजीशन ले ली उससे। इसको आप 4 घंटा खींच के रखो। क्या होगा? स्ट्रेच हो जाएगा, वीक हो जाएगा। बराबर है। हमारे बॉडी में एक भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि जो फ्लेक्सिबल नहीं है। भगवान ने करोड़ों रबर ही दिए हैं। अगर हम स्टैंडिंग या सिटिंग कांस्टेंट करेंगे तो क्या होगा?
वो डिफॉर्मेशन बहुत फास्ट होगा। सेम वे ऑफिस वर्कर्स के लिए भी सेम चीज़ है। Okay. वो लोग 8-8 10-10 घंटा, एक पेशेंट आया था मेरे पास, ही इज वर्किंग फॉर 12 आवर्स, वो बीच में वॉशरूम के लिए भी नहीं जाता है। तो अब अगर वहाँ उसका कितनी हद से उसको डैमेज होने के चांसेस है। ओके। इसी पोजीशन में अगर वो 12 आवर्स रहेगा या तो उसका बैक कहाँ जाएगा? अभी तो बोलते हैं ना कि लॉन्ग सिटिंग इज एज वेल एज डेंजरस एज स्मोकिंग। यस, उससे भी ज्यादा मैं बोलूंगा। हाँ। इसमें ना 2 मेन कॉज है, Okay. बैक पेन और नेक पेन और कुछ भी डिजनरेशन के लिए। फर्स्ट इज कांस्टेंट सिटिंग और स्टैंडिंग, ओके। एंड सेकंड इज पुअर सिटिंग एंड स्टैंडिंग। ओके। हम दोनों कर रहे हैं। Oh. हम कांस्टेंट भी बैठ रहे हैं और गलत पोजीशन में भी बैठ रहे हैं। सो अगर उसको ही अवॉइड करें ना, ओके। तो 80% प्रॉब्लम कम हो जाता है। बट हमारे अभी क्या है कि हमें सब कॉम्प्लिकेशन चाहिए। ये सिंपल चीजें है ना, सिंपल चीजें हमारे दिमाग में इतनी जल्दी जाती नहीं है। definitely। अच्छा, अच्छे हम लोग ऐसे रखते हैं कि अच्छे पॉडकास्ट होते हैं वो भी नहीं चलते। हाँ, बस। इतने इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट रखते हैं तो भी नहीं चलते, क्योंकि वही है, हाँ। लोगों को ये सब में इंटरेस्ट नहीं है, होता बिकॉज उसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। एग्जैक्टली। मगर वही चीज आपको काम में आती है, और ये आप बोल रहे हो कि 60-70 की एज तक आप अगर आपके स्पाइन को अच्छा रख सके, हेल्दी रख सके, तो इससे बड़ी बात क्या है? नहीं है। हाँ। मेरे पास काफी यंग पेशेंट्स आते हैं जो बहुत करियर के लिए बहुत ओरिएंटेड होते हैं, बहुत काम करते हैं। मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ, आप है ना 20 साल के बाद मर्सिडीज में सब डॉक्टर्स के पास जाओगे। हाँ हाँ। इसमें सब आ जाता है, मर्सिडीज होगी आपके पास, हाँ। बट आप क्या करोगे? डॉक्टर्स के पास जाओगे, बिकॉज आपके पास हेल्थ नहीं होगी। Exactly, इट शुड बी बैलेंस लाइफ। अभी वो बैलेंस ही चला गया है। पहले के टाइम में ऐसा ही था ना, क्योंकि हाँ। इतना ज्यादा था ही नहीं। लोग एक्सरसाइज भी इतना करते थे। अभी एक्सरसाइज की अवेयरनेस तो अभी धीरे धीरे बढ़ रही है, बट वो प्रायोरिटी में नहीं आता है। आपकी प्रायोरिटी में हमेशा आता है आपका वर्क। ओके। मैं सब सेमिनार्स लेता हूँ तो मैं सबको पूछता हूँ कि हेल्थ की प्रायोरिटी किस किस को है, तो सब लोग हाथ तो ऊंचा करते ही है। फिर मैं बोलता हूँ कितने लोग टाइम निकालते हैं? हार्डली 5%। तो उसका मतलब हुआ 95% की प्रायोरिटी नहीं है। अगर आपकी प्रायोरिटी होती है तो आप डेफिनेटली टाइम निकाल। एग्जैक्टली। नेटफ्लिक्स देखने के लिए 1 घंटा निकालते हो। लोग 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक नेटफ्लिक्स देखते हैं। एग्जैक्टली। तो आधा घंटा आप एक्सरसाइज के लिए निकाल सकते हैं। और लोगों का क्या है, वो ऐसे बोलते हैं कि हम उठ नहीं पाते। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपको उठने के लिए मेहनत नहीं करनी है, सोने के लिए मेहनत करनी है। अब सोने के लिए मेहनत करते हो, 2 बजे सोओगे तो कौन 6 बजे उठ पाएगा? एग्जैक्टली। सर, आपकी स्टोरी के बारे में बताइए, कैसे आपने फिजियोथेरापी ही सिलेक्ट किया और क्या है? ऐसे बोलूँ ना तो मैं मेडिकल में 1 मार्क्स मेरे लिए रह गया था। Okay. तो मुझे फिजियोथेरापी जब एडमिशन लिया ना, तब पता ही नहीं था कि फिजियोथेरापी क्या होता है। Okay. पर ऐसा पता था लड़कियां ज्यादा होती है। हाँ, तो पापा को बोला था अगर सब लड़कियां होगी ना तो मैं नहीं जाऊंगा। पर अच्छा था कि थोड़े लड़के ज्यादा थे। फिर फिजियोथेरापी में एडमिशन लिया। बाद में मुझे पता चला कि फिजियोथेरापी बहुत ही अच्छी ब्रांच है। Okay. बिकॉज वी वर्क ऑन प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। सो तीन चीज आ जाती है। छोटे बच्चे से लेकर 80 इयर्स के बूढ़े तक के लिए हम फिजियोथेरापी उसको हेल्पफुल कर सकते हैं। मैंने मेरा अपना क्लिनिक खोला 2002 में। मेरे जून में इंटर्नशिप पूरी की, जुलाई में मैंने क्लिनिक ओपन कर दिया। तो आफ्टर 10 years आई फील दैट कि कुछ करना चाहिए स्पेशलाइजेशन। सो I did my specialization in spine, that is called McKenzie. I am a certified McKenzie therapist, that is institute from New Zealand. So हम उसमें डिस्क पर वर्क करते हैं, जो अभी मैंने बोला ना। तो हमारा मेन एम यही होता है कि पेशेंट का रिकरेंस प्रिवेंट करना है। ट्रीटमेंट वो नहीं होनी चाहिए कि आप मेरे पास आते रहो, थेरेपिस्ट पर डिपेंडेंसी। पेशेंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ, बट वो होना चाहिए कि पेशेंट खुद समझे कि आपको प्रॉब्लम क्या है और हम कैसे ये छोटी छोटी चीज़ें करने से वो अच्छा हो सकता है, वो फायदा हो सकता है। उसके बाद मैंने दूसरी ब्रांच खोली, अभी मैं तीसरी खोलने जा रहा हूँ। सो आई वर्क ऑन स्पाइन ओनली। आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड कायरोप्रैक्टर। सो हम बैलेंसिंग करते हैं। वो सिंपल चीज़ है, अगर आप एक्सप्रेस हाईवे में जाते हो और आप गाड़ी 120 पर चलाते हो, बराबर है, पर गाड़ी अलाइन नहीं है तो क्या होगा? टायर जल्दी घिस जाएंगे। हमारे बॉडी का ऐसा ही है। इफ इट इज नॉट अलाइन, डिजेनरेशन फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट होता है। सो कई बार लोग जिम करते हैं, बहुत रनिंग करते हैं, बट इफ दे आर नॉट अलाइन, उनका जल्दी प्रॉब्लम चालू होगा। और एक चीज़ मैं बोलूँ, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पेन कैसा है, अच्छा है कि बुरा है?
पेन तो बुरा है। पेन तो बुरा है, Definitely. सबको ऐसा लगता है कि पेन को बुरा है। हाँ। नहीं, पेन बुरा नहीं है, पेन अच्छा है। ओके। पेन बॉडी का एक सिग्नल है, हमें एक सिग्नल देता है कि समथिंग इज रॉन्ग है। ओके। कई बार आपने सुना होगा कि कई पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि मैं सुबह को उठा और फिर लॉक हो गया, हाँ। या फिर कुछ में वो लेने गया और लॉक हो गया। हाँ। लॉक का मतलब क्या है कि बॉडी आपको वो पोजीशन दे रही है जिसमें उसको हीलिंग का टाइम चाहिए। ओके। जो स्लिप डिस्क होती है वो क्या होता है, वो इसमें हम पोजीशन में वो मूवमेंट नहीं अलाउ नहीं करती है, नहीं होती है, हाँ। बराबर है। सो वो उसको सिग्नल देती है कि वो एक दिन में नहीं होता है, वो कब से आपको बोल रही होती है पेन के माध्यम थोड़ा से थोड़ा बोल रही कि होती है। हाँ कि मुझे दर्द है, मेरे पर ध्यान दो, मेरे पर ध्यान दो। आप नहीं देते हो तो एक दिन ऐसा आता है कि आपको वो लॉक कर देती है। सो पेन अच्छा है। ओके। अगर पेन का सिग्नल नहीं होता ना तो अंदर डैमेज हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। ये एक हमारे बॉडी का हीलिंग का मैकेनिज्म है कि उसके हिसाब से हीलिंग हो सके। ओके। ये जबरदस्त बात कही आपने कि पेन अच्छा है। पेन अच्छा है, जैसे दाग अच्छे हैं ना ऐसे पेन अच्छा है। और दूसरा भी आपने बोला कि लोग फिजियोथेरापिस्ट के पास जाते हैं कुछ होने के बाद। एक्चुअली आपने बोला ये प्रिवेंटिव है। Yes. आपको पहले जाना चाहिए। अगर थोड़ा भी पेन होता है तो आपको पहले दिखाना चाहिए, तो लंबे टाइम तक आप। हाँ। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, गाड़ी की सर्विस करते हो? हाँ, हर 6 महीने में। यस। हाँ, हमारी गाड़ी की सर्विस करते हो? नहीं होती। वो जो जिसकी कोई कीमत नहीं है, हाँ। मैं पेशेंट को ऐसे ही बोलता हूँ, मुझे वो ऐसे जो बहुत ध्यान नहीं देते ना, मुझे एक उंगली दे दो 1 करोड़ में, दोगे? नहीं दोगे। अगर इसकी 1 करोड़ की कीमत है तो आपका बॉडी की कितनी कीमत है, तो उसको क्यों निगलेक्ट करते हो? क्यों निगलेक्ट करते हैं? एग्जैक्टली, ये समझने वाली चीज़ है। हाँ। सर देखा है अभी यंग बच्चों को भी स्पाइन के प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उसका क्या कारण होता है? मोबाइल। ओके। मेन मोबाइल। और दूसरी चीज़ एक भी है कि उनके पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं तो उनको पता ही नहीं कि ये गलत पोजीशन है। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल सब में अवेयरनेस की जरूरत है। आप बच्चों को बोलते हो सीधा बैठो, आप जैसे बैठोगे वैसे वो बैठेंगे, बराबर है। सेकेंडली, उनका जो मोबाइल यूज करने का पोजीशन है, उनका वर्किंग का पोजीशन है, वो बहुत गलत होता है। मैं 10 दिन पहले ही मेरी स्कूल में गया था, मेरी डॉक्टर थी, तो मैं वही मार्क कर रहा था कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस आर इन दिस पोजीशन। आप मार्क करोगे वो ऐसी पोजीशन में है, क्योंकि उनका नेक कभी ऐसे ऊपर जाता ही नहीं है, और वो इसी पोजीशन में वर्क करते हैं। उनके स्कूल बैग्स इतने बड़े होते हैं। और मैं कई बार वो हंसता भी हूँ कि पेशेंट को हम बोलते हैं कि देखना 20 साल के बाद 2 बच्चे बात कर रहे होंगे और एक दूसरे को ऐसे बोलते हैं कि तुम्हें पता है मेरे जो दादा थे ना, वो 3rd फ्लोर पर देख सकते थे। हाँ। क्योंकि हमारा पोजीशन ही ऐसा है। सो वी आर रिड्यूसिंग रेंज ऑफ एक्सटेंशन। तुमने आकाश कब देखा था? बहुत टाइम हो गया। हाँ। अभी ऐसा तो नहीं है कि बॉडी ने एक ही डायरेक्शन में देने के लिए पोजीशन बनाई है। हेल्दी स्पाइन इज अ फ्लेक्सिबल स्पाइन, फ्लेक्सिबल स्पाइन इज अ हेल्दी स्पाइन। अगर हम उसको फ्लेक्सिबल नहीं रखेंगे तो वो हेल्दी नहीं रहेगी। सो हमें ऊपर भी बीच बीच में देखते रहना है। ओके। ऊपर यानी कि आई वुड से कि रिवर्स पोजीशन। अगर आप बैठे रहते हो तो आप थोड़ा खड़े होके पीछे जाओ। भुजंगासन करो। भुजंगासन इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर स्पाइन। वो और इसकी नेक की भी कई एक्सरसाइज है जो आप रेगुलर कर सकते हो। इवन आप ऑफिस टाइम में भी अगर थोड़े टाइम में ऊपर देखते रहो तो भी इस पोजीशन में जो डैमेज होने चाहिए वो कम होते हैं। तो डिस्क का डैमेज कैसे होता है सर? डिस्क का डैमेज वो एक दिन में कभी नहीं होता है। मैं एग्जांपल दूं, ये कप है, अभी वो यहाँ से धीरे धीरे यहाँ आएगा, उसके बाद ही गिरेगा, बराबर है। हमें ये प्रोसेस नहीं दिखती है, वो जब गिरता है ना तभी पता चलता है। बराबर है। सेम चीज डिस्क है। मैं ये मॉडल लाया हूँ, ये हमारा वर्टिबल बॉडीज है और ये बीच में जो है ना वो डिस्क है। डिस्क यानी कि आपने अंजीर खाते हैं हम, सेम उसके जैसा स्ट्रक्चर है। अंजीर के बीच में जो जगह होती है ना, वहाँ एक जेल जैसा मटेरियल होता है। नॉर्मल केस में वो बीच में ही रहता है। इट वर्क एज ए बॉल बेरिंग। बराबर है। जब हम नीचे झुकते हैं, जैसे हमने नीचे झुका तो वो बीच का मटेरियल थोड़ा पीछे गया, हम स्ट्रेट होते हैं तो आगे गया, बट उससे बाहर नहीं निकलता। दैट इज अ प्रोटेक्शन। भगवान ने सब जगह उसका प्रोटेक्शन दिया है। बट अगर हम रॉन्ग पोजीशन में कांस्टेंट वर्क करते तो क्या होता है, हम जब सीधे बैठते हैं ना तो समझो ऐसे प्रेशर आता है, दिस इज इवन प्रेशर। तब हम टेढ़े बैठते हैं तो ऐसे प्रेशर आता है, दिस इज अनइवन प्रेशर। ये अनइवन प्रेशर है। अनइवन प्रेशर से क्या होगा,
धीरे 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 ये डिस्क बाहर आएगी, ये बाहर और ये नव है जो हाथ या पैर में जाती है, वो उसको दबाना चालू करेगी। ओके। इनिशियली आपने देखा होगा कि शायद 6 महीने में एक बार दर्द होता है, फिर धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी बढ़ती रहती है, वो 2 महीने में आता है, 1 महीने आता है, फिर कांस्टेंट पेन रहता है। तो वो इसका प्रोसेस है, वो एक दिन में कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। ऐसे। ओके। तो सर एक्सरसाइज से क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली। एक्सरसाइज का एक है ना बहुत वाइड टर्म है। एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन हमेशा होना चाहिए। एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन में एक तो फ्लेक्सिबिलिटी आती है, बॉडी का बैलेंस आता है, और स्ट्रेंथ आता है। ओके। वो तीन का कॉम्बिनेशन अगर करो तो आपका बॉडी डेफिनेटली हेल्दी रहता है। आपने देखा होगा कई लोग जिम करते तो जिम ही करते रहते हैं, योगा करते तो योगा वाले योगा ही करते हैं, जो रनिंग करते हैं वो रनिंग ही करते रहते हैं। इट शुड नॉट बी देयर। आपको कार्डियो रेस्पिरेटरी 2 दिन चाहिए, यू गो फॉर वॉक, ओके, 45 मिनट्स, या फिर रन और एनी एक्टिविटी, साइकिलिंग, दिस आर ऑल कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज। ओके। सेकेंड, स्ट्रेंथ, दैट इज जिम। तो आप 2 या 3 दिन जिम जाओ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। और थर्ड इज योगा, दैट इज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अवर जॉइंट। सो हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, वो तीनों पर डिपेंड है। हमारा बैलेंस भी चाहिए, हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, और स्ट्रेंथ भी चाहिए। अगर स्ट्रेंथ ही बड़ा होगी तो आप जिम वालों देखो कि दे आर इन दिस पोजीशन, बल्की हो जाते हैं, बराबर बल्की हो जाते हैं, और उनका इम्बैलेंस होता है। ये मसल बहुत स्ट्रांग होते हैं, अगर मैं उनको बोलूंगा ना कि यहाँ कुछ दबा के रखें 5 मिनट के लिए, दे विल नॉट, बिकॉज उनके ये मसल काम नहीं करते। यहाँ के करेंगे, यहाँ के नहीं। हाँ, वो और बॉडी का हमेशा एक ही चीज है, हमारा कुदरत का भी नियम है, वो बैलेंस करता है हमेशा। सो इसका भी ऐसा है, अगर बैलेंस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा। ओके, एग्जैक्टली। अगर किसी को घर पे ही चेक करना है कि उनका जो आपने बोला अलाइनमेंट जो बॉडी का आता है वो ठीक है कि नहीं, तो उसके लिए सिंपल कोई थोड़ा डिफिकल्ट है घर पे चेक करना, बिकॉज इसमें हमारा बहुत सारा उसके पॉइंट्स होते हैं कि हम उसके डिपेंड्स करते हैं। बट आपका बैलेंस चेक करना हो तो आप घर पे कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 लेग स्टैंडिंग, ओके, एक पैर पर खड़े रहो, दूसरा पैर के सपोर्ट के बिना, उसको टच किए बिना। अगर आप खड़े रह पाते हो स्टेबल होके। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे हिप के मसल है वो वीक होते हैं, तो एक साइड में हम झुक जाते हैं। इट मीन्स कि योर मसल्स आर वीक, यू आर गोइंग टू इम्बैलेंस। अगर उसमें बैलेंस रहता है, नीचे एक पिलो रख दो, उस पर 1 लेग स्टैंडिंग करो, बैलेंस रहता है, दैट इज गुड। इफ इट इज गोइंग देन यू आर इन अ स्टेज है, आपका इम्बैलेंस चालू हो गया, ऐसा है। ओके, तो इससे पता चलता है हाँ, कि आपका पर वो एक वैक्ट है, यू हैव टू कंसल्ट कायरोप्रैक्टर और गुड फिजियोथेरेपिस्ट, तो हम उसको मेंटेन कर सकते। बहुत टाइम से मुझे एक क्वेश्चन आ रहा था सर कि स्पोर्ट्स पर्सन को हम देखते हैं, क्रिकेटर को, अगर उसको इंजरी होती है तो वो 2-3 वीक में फिर से ग्राउंड पे आ जाता है, मगर नॉर्मल आदमी को इंजरी होती है तो उसको वक्त लगता है, तो इसका क्या रीज़न है? वो तो प्रोफेशनल भी रीजन है उसको करोड़ों का लॉस हो रहा है। Exactly, वो भी है। वो तो है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है कि उनका ट्रीटमेंट नहीं चालू है। इफ यू आर इंजर्ड इन योर शोल्डर, इट टेक्स अबाउट 6 to 8 months। उसका रिहेबिलिटेशन उतना चलता है। नी इंजरी, ACL इंजरी, तो वो 8 weeks में उतना फिट हो जाता है कि वो कर सके, बट वो टेम्पररी, वो मैच के लिए होता है। बट उसके साथ साथ ट्रीटमेंट चालू होता है, बिकॉज हर एक टिश्यूज का हीलिंग टाइम होता है, और उनको बहुत ज़्यादा हायर लेवल में उनको वर्क करना होता है। सो इनका रिकवरी भी उसके हिसाब से उनको करना पड़ता है। सो वो कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि हम लोग नॉर्मल रूटीन में एक्सरसाइज नहीं करते, सो वी नीड डेफिनेटली अ गुड टाइम फॉर रिकवरी। और उनका ऐसे भी एक्सरसाइज ज़्यादा होता है, मसल का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, अवेयरनेस भी ज़्यादा होता है। उनको पता होता है कि कहाँ पे जाना है यार, तो सबको पता ही नहीं होता है एक्चुअली ऐसा होता है। फिजियोथेरापी यानी लोगों को वही मालूम है कि हाँ एक्सीडेंट हो गया, कुछ है तो फिजियो, और वो भी 2 दिन ही जाएंगे, 2 दिन के बाद खुद घर पे एक्सरसाइज। अभी थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी है पहले से, क्योंकि मैं मुझे प्रैक्टिस होते उसे 22 साल हो गए, तो पहले जो 22 साल की पहले की प्रैक्टिस थी उससे अभी काफी फर्क है, बट स्टिल वी नीड अवेयरनेस फॉर दैट। सर इंजरी के बाद या कुछ भी पेन होता है, हमको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि नी बेल्ट पहनो, एंकल बेल्ट पहनो, एंकल एल्बो नेक बेल्ट, तो इससे क्या फ़ायदा होता है सर? इसमें क्या है कि अभी के जो सर्वाइकल और लंबर के, अगर हम स्पाइन का इशू काउंट करें, तो
अभी जितने भी रिसर्च है ना वो ऐसा बोल रहे हैं कि दिस बेल्ट आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. ओके. इनिशियली फॉर 4-5 days इट इज ओके. बराबर है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. प्लास्टर अगर किसी को हुआ होता है और प्लास्टर निकालते हैं तो हाथ पतला हो जाता है. हाँ. इट मीन्स कि बॉडी को अगर जो पार्ट का आप मूवमेंट नहीं देते हो वो वीक हो जाता है, श्रिंक हो जाता है. Okay. सेम वे अगर आप बेल्ट पहन के रखोगे तो वो मसल वीक हो जाएंगे. नी इंजरी है तो उसके स्पेसिफिक बेल्ट आप पहनो, वो भी जो डॉक्टर बोलते हैं उतने टाइम तक. बट ऐसा नहीं है कि नी में पेन होता है तो आप बेल्ट पहन के कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है. लिमिटेड टाइम के लिए. हाँ, जब आप स्टैंडिंग करते हो, आप ज्यादा वॉक उस पेन होता है, देन यू वेयर बेल्ट. बट डू नॉट टेक इट सपोर्ट के उसकी वजह से आपके मसल वीक हो जाए या फिर उसकी हैबिट हो जाए. ओके. हाँ, फिर मसल्स के उसके हाँ, बिकॉज मसल को कैसा है, अगर उसको लगेगा मुझे काम नहीं करना है तो वो धीरे धीरे वीक हो जाएंगे. उसको ऐसे ही कि हाँ मुझे तो सपोर्ट मिल ही रहा है, मैं क्यों काम करूँ. एग्जैक्टली. सर थोड़ी बातें जिम रिलेटेड करेंगे क्योंकि मैं भी जिम में जाता हूँ तो मुझे वो थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा है जिम में. तो सर जिम में जाने से यानी जाते हैं आप, उसके बाद थोड़ा वार्म अप करना पड़ता है, तो उसका क्या रीज़न है, क्यों वार्म अप करना पड़ता है? मैं भी जिम में जाता हूँ, बट मैं और मेरे फ्रेंड दोनों जाते हैं, बट मैं वीक में 2 बार जाता हूँ. तो एक हंसने की बात ये है कि हम दोनों वहाँ जाते हैं ना तो हम देखते रहते हैं कि ये मेरे पास 3 महीने के बाद आएगा, ये मेरे पास 1 साल के बाद आएगा. बिकॉज जिम में कैसे करना है ना 90% लोग नहीं जानते हैं. हाँ. उनके लिए एक ही चीज़ है, वेट लिफ्टिंग. हाँ. सो जिम का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस है ये. आप जो कूल डाउन और जो बोलते हो ना कि वार्म अप, हाँ, तो उसका रेशियो होना चाहिए 2 4 2 2:4:2. ओके. सो अगर आप 30 मिनट्स स्ट्रेंथनिंग करते हो तो उसका हिसाब से 15 मिनट्स आपको वार्म अप करना है, फिर 15 मिनट्स आपको कूल डाउन करना है. दूसरा 1 RM पता है, आप जिम में जाते हो 1 RM पता है? नहीं पता. 1 RM is a base for gym. 1 RM is a 1 repetition maximum. फॉर एग्जाम्पल मेरा बाइसेप्स है तो पहले हमें हर एक मसल का 1 RM फाइंड आउट करना है. मैंने 5 किलो से किया, मैं कर सकता हूँ. 10 से किया, कर सकता हूँ. 15 से कर सकता हूँ. 20 से नहीं कर सकता. हाँ. फिर 17.5 किया, हाँ, एक बार ही कर सकता हूँ. दैट इज माई 1 RM. ओके. 1 repetition maximum. That is called 1 RM. Yes. बराबर है. स्ट्रेंथनिंग क्या है? स्ट्रेंथनिंग ऐसा नहीं है कि आपने वेट लगाया और आपने चालू किया. स्ट्रेंथनिंग 3 सेट जो करते हैं ना, उसमें फर्स्ट सेट, फॉर एग्जांपल मैंने बाइसेप्स के लिए फर्स्ट सेट किया, इट विल बी ऑफ 40% ऑफ 1 RM. अगर मेरा 20 kg 1 RM है तो उसका 40% 8 kg हुआ, तो मैं 10 रिपीटेशन 8 kg से करूँगा. फिर दूसरा 50% मैं करूँगा, बराबर है. 50% यानी कि 10 kg से करूँगा. फिर मैं 60% से करूँगा. दैट इज स्ट्रेंथनिंग. ओके. स्ट्रेंथनिंग में हम क्या करते हैं, क्यों हमारा बल्क बढ़ता है. ऐसे समझो कि एक वायर का बंडल है. जब भी हम स्ट्रेंथनिंग करते हैं तो उसका जो वायर का डायमीटर भी बढ़ता है और उसका नंबर भी बढ़ता है. दैट्स वाई वो हमें साइज उसके बढ़ता है. बट अगर हम प्रॉपर करें तो, अदरवाइज अगर मेरा 1 RM है 20 kg और मैं 40 kg से करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरे बॉडी को यूज करूंगा, मैं मोमेंटम को यूज करूंगा या फिर दूसरे मसल को यूज करूंगा जो मुझे डैमेज करेंगे. ओके. सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट 1 RM. अगर उसके बिना करोगे तो डेफिनेटली डैमेज होगा. मेरे पास एक आता था जिम का ही एक पर्सन था, तो ही यूज टू टेक वेट्स ऑफ 80 kg. फिर एक पिलाटेस पता होगा जिसमें हम 5 प्रिंसिपल को मेंटेन करके हम उसको वेट लिफ्ट करते हैं, तो वही मसल पर आता है. सो उसको मैंने 10 kg के लिए वो प्रिंसिपल मेंटेन करने के लिए ही कांट लिफ्ट फॉर 10 kg बिकॉज वो मसल ही काम, क्योंकि वो मसल का वर्क ही नहीं कर रहा था. वो दूसरे मसल ही आते हैं. तो आपका मैक्सिमम लोड जो आता है ना वो स्पाइन पर आता है. आपने देखा होगा, आप मार्क करना, वो लोग वेट लिफ्ट करते हैं ना तो यहाँ से मूवमेंट होती है. हाँ, तो आपका फल्क्रम स्पाइन बन जाता है. तो एक पॉइंट ही ऐसा होता है जहाँ डिम्पल हो जाता है और उसी पर फल्क्रम हो जाता है, तो उसका डैमेज आप कर रहे हो. वो आपको अभी पता नहीं चलेगा, आफ्टर 20-30 ईयर्स उसके बाद वो पूरा डिजनरेट हो जाएगा.
तो सर इंजरी को कैसे रोक सकते हैं जिम में? इंजरी को इसमें क्या है कि जिम जो भी करते हैं ना उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ही जरूरी है. ओके. दे हैव टू डू योगा. ओनली स्ट्रेंथ इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि जॉइंट ऐसा नहीं है कि उस स्ट्रेंथ ही चाहिए, उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए. हाँ. तो उसको एक तो पूरी रेंज में वो मूवमेंट करना है. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? मेरा ये रिस्ट है, अगर इतना ही मूव करेगा दैट इज नॉट फ्लेक्सिबिलिटी. उसकी जो अवेलेबल रेंज मेरी और आपकी अलग अलग हो सकती है, बराबर. यू टू कंपेयर इट बोथ हैंड्स. सो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए. जो आप पोजीशन में जिम कर रहे हो वो प्रॉपर होनी चाहिए. ओके. अगर वो इम्प्रॉपर पोजीशन में करते हो तो डेफिनेटली इट विल गिव यू डैमेज. यानी अच्छे ट्रेनर के पास ही करना अच्छे ट्रेनर, और आई वुड से कि एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप एक बार उसके पास एक बार कंसल्ट कर लो कि आपको क्या नहीं करना है. वो ज्यादा जरूरी है कि क्या करना है, उससे ज्यादा है क्या नहीं करना है. ओके. सो डैमेज नहीं करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन आपको फायदा हो, उससे नुकसान नहीं होना चाहिए. तो सर जिम में जाते हैं और वर्कआउट करते हैं, योगा करते हैं, कभी कभी मसल्स में पेन हो जाता है, तो रिकवरी के लिए क्या करना होता है? इसमें ना पेन के दो टाइप होते हैं. फर्स्ट इज गुड पेन एंड बैड पेन. ओके. वो डिफरेंशिएट जिम वालों को तो आना ही चाहिए अगर कोई जिम में जाता है. गुड पेन यानी कि मसल सोरनेस, वो पेन डिफरेंट होता है. आप पावगर जाते हो, चढ़ते हो, वहाँ दैट इज मसल सोरनेस. और दूसरा होता है इंटेंस पेन, जिसमें स्पाज्म तो मैं इंटेंस स्पाज्म बोलूँगा, जिसमें आपकी मूवमेंट ही नहीं होती है. अगर मूवमेंट नहीं होती इट मीन्स कि बॉडी इज नॉट अलाउिंग दैट जॉइंट टू मूव बिकॉज इट नीड हीलिंग. इसका मतलब है आपने बहुत ज़्यादा कर लिया. हाँ. और एक चीज़ है पोस्ट वर्कआउट सोरनेस. जिम कभी रेगुलर जाना ही नहीं चाहिए. हमेशा एक दिन का ब्रेक होना चाहिए. या फिर आप जाओ तो पहले अपर लिम करो, दूसरे दिन लोअर लिम करो. उसका कॉम्बिनेशन एक दिन में सब नहीं करना है, बिकॉज वो सोरनेस को अगर आप टाइम नहीं दोगे तो वो ज़्यादा डैमेज करेगा. ऐसा है. तो आपका दो चीज़ें, एक तो आपका प्रॉपर पोजीशनिंग, आप भी जब जिम करते हो. दूसरा आपने जो बोला वार्म अप एंड कूल डाउन, उसका प्रॉपर टाइम होना चाहिए. हमारे पास टाइम नहीं होता ना, तो हम जिम करके फटाक करके निकल जाते हैं. और सबसे पहले यही आता है बाइसेप बनाने आते हैं सबको दिखाने के. सबको यही चाहिए. आप देखोगे ना तो इम्बैलेंस होता है. ये ऐसे होते हैं जो भी जिम वाले हो ना, ऐसे होते हैं. इसका मतलब है ये पैक्स बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव है. ओके. पीछे के मसल काम नहीं करते. एक बार मैंने मीम देखा था, एक बंदा यहाँ पे आके स्टिकर लगाता था, वो जिम विदाउट जिम वाला बंदा ऐसे उखाड़ लेता था उसको, और जिम वाला अंदर पीछे हाथ ही नहीं जाता था. उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. दैट इज अ बैलेंस. दैट इज कॉल्ड बैलेंस कि यू हैव टू हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी, यू हैव टू हैव स्ट्रेंथ एंड योर बॉडी बैलेंस, योर प्रोप्राइसेप्शन. तो सर आपने ऐसे तो बता दिया कि बॉडी जो वेट लिफ्ट करते हैं उसका तरीका क्या है, मगर जो स्क्वाट्स वगैरह लगाते हैं या हैवी वेट करते हैं तो उसके लिए कुछ आप दे सकते हो टिप्स क्या? उसमें ना सिर्फ पोजिशन, और ये लोग आप सेलिब्रिटीज देखते हो ना, वो सलमान खान ने कभी 6 महीने में बॉडी नहीं बनाया है. इट इज अ प्रोसेस. सो आप जब भी स्क्वाट्स, उसमें भी 1 RM होता है. आप स्क्वाट्स करते हो तो आपका 1 RM क्या है, तो उसके हिसाब से आप जाओ. वेट लिफ्टिंग पर उसके हिसाब से जाओ. अगर प्रॉपर पोजीशनिंग में जाओगे तो वो डैमेज डेफिनेटली नहीं करेगा, बिकॉज हर एक जॉइंट एक पोजीशन में स्ट्रांग है, दूसरी पोजीशन में बहुत वीक है. अगर आप उस पोजीशन में उसको ज़्यादा वेट दोगे तो डेफिनेटली डैमेज होगा. सर हमने आपकी YouTube चैनल है उस पर भी देखिए, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर. कोई ऐसा पेशेंट, मुझे लगता है कि बहुत खुशी होती होगी अगर कोई ऐसा बोलता है. एक मैंने देखा था, एक भाई साहब थे, उन्होंने बोला था कि मैं चल नहीं पाता था और सर की वजह से. तो हमारा एक मेरे बहुत पुराने पेशेंट है, मैं उसको ब्रांड, मैंने मोबाइल में सेव भी ऐसे ब्रांड एम्बेसडर करके ही रखा है. तो वो पेशेंट थे 65 इयर्स की एज में, उनका डिस्क लीजन यानी कि स्लिप डिस्क हो गया था, एंड ही वाज इन दिस पोजीशन सिंस 6 months. ओके. और मेरे क्लिनिक पर आए तो मेरे कैबिन में आते आते वो 2 बार बैठे. ही कांट स्टैंड फॉर इवन 5 seconds ऑल्सो. वो वहाँ बैठ नहीं सकते थे. सबने ऑपरेशन के लिए बोला था.
हमारे मैकेंजी में एक मेथड है जिसको बोलते हैं लिस्ट करेक्शन। वो धीरे धीरे हम उसको लिस्टिंग करेक्शन करते हैं, और उनका नाम धीरज भाई था और उनमें धीरज भी अच्छी थी, तो वो हमारे लिए अच्छा है। हमारे केस में क्या है कि पेशेंट का पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अगर पेशेंस है तो धीरे धीरे वो हो सकता है। जितना टाइम लगा है बिगड़ने में उतना ही टाइम लगेगा। वो आते थे शायद 2006-2007 में। उसके बाद 2012 में वो अंबाजी चल के गए। अभी 3 महीने पहले आए, मुझे इंटरव्यू दिया उन्होंने। वो नर्मदा परिक्रमा 3400 किलोमीटर उन्होंने क्लियर की, और वो नर्मदा परिक्रमा में फ्लैट नहीं रास्ते होते, वो बहुत उबड़ खाबड़ होते हैं। सो इट इज लाइक दैट कि ऐसा नहीं है कि आपको पोजीशन खराब है तो अच्छे नहीं हो सकते, बट ओनली थिंग इज प्रॉपर परफेक्ट फिजियोथेरेपी एंड पेशेंट का पेशेंस होना। ही इज डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, अभी भी वो करते हैं। अभी 70 इयर्स की 75 इयर्स की एज है तो भी ही इज डूइंग एवरीथिंग। ओके सर, हमने देखा है कि अक्सर लोग जॉगिंग करना स्टार्ट करते हैं या रनिंग करना स्टार्ट करते हैं, एंकल पेन उनको स्टार्ट हो जाता है। हाँ, उसका रीजन है उनके हीप मसल्स। ओके, ये एंड रॉन्ग पोजीशन, मैंने आपको जो बैलेंसिंग वाला बोला। सेकेंडली हमारे इंडिया में एक ये है, हमें क्या है, हमारे गुजरात में तो वही है कि गुजरात आरंभ सुरा। सो हमें ऐसा लगता है कि आज ही मैं सब चल दूंगा। शुरू करते हैं तो बस एक साथ शुरू कर रहे हैं। हमारा बॉडी का मैकेनिज्म कैसा है कि वो स्लो चेंजेस को उतना रजिस्टर नहीं करता है, बट फास्ट चेंजेस का रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कभी चला नहीं हूँ और मैं ऐसा सोचूं कि हाँ 10,000 स्टेप चलने हैं और मैं 10,000 स्टेप चलूंगा तो सब सोरनेस आ जाएगा। उससे अच्छा है कि आई स्टार्ट विथ 500 स्टेप्स। एवरी वीक में मैं 100 स्टेप बढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं, ओनली 100, बिकॉज मेरा एम लॉन्ग टर्म होना चाहिए। हमारे में प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की है। बराबर, अगर मैं 100 स्टेप्स करूंगा तो 10,000 स्टेप करूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं लगेगा, बिकॉज हमारे बॉडी ने ग्रेजुअली किया है। उसमें हम बैठ जाएंगे, 10,000 एक दिन में कर दिया, फिर दूसरे दिन मैं ऐसे बोलेगा नहीं वो मेरे लिए है ही नहीं। सर, हम कुछ सवाल पूछेंगे आपको एक्सरसाइज के बारे में। तो कौन सी एक्सरसाइज किस में करनी चाहिए, तो आपको 3 ऐसी एक्सरसाइज बतानी है जो मोस्ट इफेक्टिव होती है। ओके, तो सर बैक पेन के लिए कौन सी? एक तो मैंने बोला भुजंगासन, वो आप कर सकते हो। दूसरा है आप ब्रीजिंग कर सकते हो, यानी कि सीधा लेट के पेल्विस को आप लिफ्ट कर सकते हो, वो एक एक्सरसाइज है। और स्टैंडिंग में स्पेशली ऑफिस वर्कर के लिए खड़े होके आप पीछे हाथ का सपोर्ट लेके आप पीछे जाओ। और कई बार क्या होता है कि कई लोग ऐसे बोलते हैं हमारी मीटिंग्स बहुत चलती रहती है, बराबर है, तो उनके लिए एक दूसरी एक्सरसाइज है, दोनों हाथ को ऐसे फिस्ट करके आपका जो स्पाइन है ना वहां से आगे उसको प्रेशर दो। ओके, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या आप उसको रिवर्स करते हो? सर, जो लोग ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं उसके लिए भी कुछ आपने वीडियो रखा था? मैंने वीडियो रखा है, हाँ। तो वो भी आप बताइए कुछ। हाँ, वही है कि उसमें भी हमारा कांस्टेंट सेटिंग आ जाता है और पुअर सेटिंग होता है, दोनों चीज होती है। मोस्टली क्या होना चाहिए कि जब भी हमारा एल्बो, हमारा ट्रंक लेवल, दिस इज अवर ट्रंक, यहाँ से जब भी आगे आता है ना, तो इस पोजीशन में कोई भी आदमी सीधा नहीं बैठ सकता। इस पोजीशन में हमें ऐसे होना ही पड़ता है। सो हमेशा थोड़ा आपको आगे से रहना है, आपकी सीट को थोड़ा आगे से रखो कि आपका एल्बो इस पोजीशन में रहे, बराबर है, और नेक थोड़ा सीधा रखो। जितना ऐसा होगा ना तो ये सब प्रॉब्लम होगा। दूसरा, हर 1 घंटे में आइडियली यू शुड टेक रेस्ट। रेस्ट मीन्स सिर्फ खड़े हो जाओ, एक राउंड लगा दो गाड़ी का, फिर से चालू करो, तो कभी भी आपको इश्यू नहीं आएगा। हम लोग बहुत कांस्टेंट ड्राइविंग करते हैं, कई बार 8-8, 9-9 घंटा, तो इनिशियली प्रॉब्लम नहीं होता है, बट वो चालू होता है तो इट्स डिफिकल्ट। हाँ, लॉन्ग टर्म में वो डैमेज करता है। आजकल लोगों की जॉब भी ऐसी हो गई है कि लॉन्ग ट्रैवलिंग करना पड़ता है उनको, तो ये सब दिक्कत उनके अंदर होती है। सर, 3 एक्सरसाइज दिखाइए नी पेन के लिए, और अभी तो गरबा भी आने वाला है तो उसके लिए भी बताइए। एक तो वो मैंने जो आपको पिलो का बोला ना, दैट इज गुड फॉर बैलेंसिंग, बिकॉज देखो हम नॉर्मल कंडीशन में हमारा यूनिलेटरल मूवमेंट होता है, यानी कि अगर स्टेयर चढ़ते हो या फिर चलते हो तो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। बट हम गरबा करते हैं या फिर कुछ भी एक्टिविटीज करते हैं तो उसमें हम ट्विस्टिंग मूवमेंट करते हैं, जिसमें हमें बैलेंसिंग की जरूरत है। उसको हम प्रोप्रायोसेप्शन बोलते हैं। यानी कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मुझे देखना ही नहीं पड़ता कि मेरा लेफ्ट नी पीछे है, राइट नी आगे, कॉन्स्टेंटली उसके सिग्नल्स जाते रहते हैं, बराबर है।
गरबा इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर अवेयरनेस एंड प्रोप्राइसेप्शन। तो अगर वो आप थोड़ा बैलेंसिंग की एक्सरसाइज करो, थोड़ा ट्विस्टिंग करो, बिकॉज उसमें ट्विस्टिंग मैक्सिमम आता है, वो आप एक कर सकते हो। और दूसरा हाफ स्क्वाट्स, ओके, जिसमें ये क्वाड्रिसेप्स ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। और गरबा खुद ही एक एक्सरसाइज ही है, क्योंकि उसमें यहाँ हम बहुत रिलैक्स होते हैं, तो बॉडी रिलैक्स ही रहती है। मगर यानी अगर गरबा करने जाते हो तो ये 3-4 एक्सरसाइज आप करके कर जाओ सकते हो, तो अच्छा रहता है। चांसेस बट कम रहता है। वो क्या है कि बहुत पहले से करनी पड़ती है, आज किया और कल गरबा किया हमें सब इंस्टेंट चाहिए। एंकल पेन के लिए एक्सरसाइज। हाँ, एंकल के एक तो रीजन काफी होते हैं पेन के, कि क्यों होता है। कई बार ट्विस्टिंग होता है, उससे भी वो पेन हो सकता है, या फिर उस पर ज्यादा लोड आता है। आप फीमेल्स देखोगे जो जिसका हैवी वेट होता है, तो उनका पेल्विस बड़ा होता है और ऐसे शेप बनता है, वी शेप बनता है, बिकॉज एंकल बहुत छोटे होते हैं। तो उनका जो पूरा वेट है वो एंकल पर आता है। तो उनके लिए एंकल से ज्यादा उनको हिप पर ज्यादा वर्क करना है। ओके, उनके हिप के मसल को ज्यादा स्ट्रांग करना है, तो एंकल पर लोड कम आए। ओके। दूसरा, हम एंकल स्ट्रेचिंग आता है कि हम वॉल पर उसको पैर रख के फिर थोड़ा हम उसको रेगुलर स्ट्रेच करते हैं। तो नॉर्मली आपने फीमेल्स को देखा होगा कि वो रात को वो कंप्लेन करते हैं, हर एक हस्बैंड को दबाना पड़ता है, बराबर है। उससे अच्छा है कि वो अगर एक्सरसाइज वो थोड़ा रेगुलर करे ना, इवन किचन में जाए उससे पहले थोड़ा स्ट्रेच कर दे, रात को सोने से पहले थोड़ा स्ट्रेच कर दे, तो वो एंकल उनका फ्री रहता है। दूसरा, हील। अगर आप देखो कि उनको हाई हील का बहुत शौक होता है, तो हाई हील इज वेरी बैड फॉर देम। अगर उनको पहनना है तो फ्लैट पर हाई पहने, समझे आप, कि अगर थोड़ा फ्लैट पहने और थोड़ा रखे तो उसमें चलता है, और ऑकेजनली इट्स ओके, बट रेगुलर यू शुड नॉट वेयर दैट हाई हील, बिकॉज वो पूरा बैक तक जाता है, स्पाइन में भी आता है, पूरा इफेक्ट आता है। ओके, तो उसकी वजह से भी डिस्क हो सकती है। हाँ, डेफिनेटली। और अकेला डिस्क नहीं होता है इसमें, शायद 20 स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो आपको पेन दे सकते हैं। ओके। तो इट इज ऑल अबाउट इम्बैलेंस। जो चीज अगर सिंपल चीज है, ये बिल्डिंग है, स्ट्रेट है, तो कोई उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अगर वो थोड़ी भी ऐसी हुई तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा अगेंस्ट ग्रेविटी। हमारा स्पाइन का भी ऐसा ही है, वो अगर स्ट्रेट रहती है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट वो ऐसे स्लाउच होती है तो उसको मेंटेन करने के लिए हर एक मसल आ जाता है काम करने के लिए, क्योंकि हम गिरने वाले तो वो गिरने तो नहीं देती, बट अगर एक लिमिट के बाद वो थक जाती है तो पूरा स्पाइन पर आता है। सर, कभी कभी ऐसा होता है कि नाइट में हम सोते हैं और यहाँ का मसल्स होता है वो स्पाज़म हो जाता है। उसका रीजन काफी है, बट एक रीजन मेन है डेफिशिएंसी। कई बार मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से भी, स्पेशली फीमेल्स में ज्यादा होता है। तो वो डेफिशिएंसी की वजह से वो हम उसको बोलेंगे क्रैम्प आ जाता है। उस क्रैम्प से वो हो जाते हैं। कई बार कई लोगों का स्पेसिफिक मसल होता है कि जो क्रैम्प करता है। सो इफ दे आर डूइंग रेगुलर स्ट्रेचिंग और थोड़ा मिनरल्स और वो इंटेक अगर प्रॉपर करे तो वो चला जाता है। या फिर कैल्शियम डेफिशिएंसी भी फीमेल्स में वो काफी चीजें हैं, विटामिन डी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, दे हैव टू टेक सप्लीमेंट्स रेगुलरली आफ्टर सम एज। पानी के कारण भी होता है क्या? वाटर इनटेक कम होता है या? डेफिनेटली होता ही है, बिकॉज डिहाइड्रेशन, हम पानी बहुत कम पीते हैं अभी तो क्योंकि हमारा फोकस दूसरी जगह है ना। हाँ, तो पानी अगर कम है तो जो ये काफ है ना, हमारा दूसरा हार्ट है, वो पंपिंग करता है। जैसे हमारे घर में मोटर होती है तो कैसे पानी ऊपर ले जाता है, तो हमारा काफ वही काम करता है। तो बट उसका जो अगर प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं है तो वहाँ वेस्ट प्रोडक्ट जमा होते हैं। सबसे ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट हमारे काफ में ही होते हैं। हमारे बॉडी में अगर कुछ भी करोगे काफ में ही दर्द होगा। तो अगर वो आप वाटर इनटेक प्रॉपर है तो सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा, वो रेडिएटर गर्म हो जाता है, ऐसा बोलते हैं ना। कब मैंने एक पॉडकास्ट ही सुना था या कहीं पे सुना था कि जो लोग वो पहले सिलाई करते थे पैर से, उनको डायबिटीज नहीं होता था। तो क्या उसका कुछ मैटर है क्या उसके अंदर? ऐसे कोई रिसर्च बोलते हैं कि ज्यादा बहुत करते थे तो इसकी वजह से यहाँ पे इतना एक्सरसाइज नहीं, ऐसे एनर्जी उसका ज्यादा कंज्यूम होता है, वर्क ज्यादा होता है, वही एक रीजन है। वो बोलते हैं कि डायबिटीज उससे कंट्रोल हो जाता है, यानी ऐसा देखा था। मगर डेफिनेटली आप वर्क तो करते हो, वर्क करते हो ना। ओनली थिंग इज यू टू डू सम एक्सरसाइज, कैलोरी बर्न करते हो। हाँ, और उसमें आपका वर्क है तो आपको पता नहीं चलता आप एक्सरसाइज कर रहे हो। ओके। सर, शोल्डर पेन के लिए कौन सी एक्सरसाइज? शोल्डर पेन के लिए पहली तो आप देखोगे हम सबकी आदत ऐसी ज्यादा होती है, बराबर है। ये चीज हमें स्कूल में करनी थी तब हम करते नहीं थे, बराबर है। सो
ऑलवेज पुट योर शोल्डर्स इन अ न्यूट्रल पोजीशन। ओके वो ऐसे नहीं होने चाहिए। ओके, ऐसे नहीं, वो ऐसे। जब भी ऐसे होते हैं ना हाँ। तो उसका बेसिक पोस्चर गलत हो जाता है। मैं एग्जांपल दूं तो अगर मेरा शोल्डर ऐसा है और मैं ऊपर ले जाता हूँ तो आराम से जाता है, बट इफ इन दिस पोजीशन ये लॉक हो जाएगा। ओके अगर इसी पोजीशन में रहेगा तो ये मसल टाइट हो जाएगा। Tight हो सो आपको रेगुलरली ये पीछे ले जाना है। एक्सरसाइज करनी है। हाँ, इसको पीछे ले जाना है थोड़े थोड़े टाइम में, स्पेशली जो ऑफिस में काम करते हैं। फिर एक थेराबैंड आता है, उसको पकड़ के आप उसको ऐसे पीछे ले जाओ, ओके हाँ ये एक्सरसाइज करो और थोड़ा शोल्डर गिर्डल को रोटेट करते हो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। Okay. और एक्सरसाइज कभी ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में ही करना है, कब? हर 2-2 घंटे में आप उसको करते रहो। Okay. तो आपको खुद ही आप फील करोगी तो स्टिफनेस काफ़ी कम रहेगी। ओके ओके सर, प्रेग्नेंट जो वुमन होती है तो आफ्टर प्रेगनेंसी उनको बैक पेन बहुत होता है, तो उसके लिए क्या एक्सरसाइज? हाँ, एक दूसरा एक मिथ है कि हम वो प्रेग्नेंट वुमन होती है, उसका बच्चा 15 साल का हो जाता है ना, हाँ। तो एक ही बोलती है वो इंजेक्शन दिया था ना, उसके बाद पेन होता है। हाँ। वो कभी नहीं होता ऐसा। ओके इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी की वजह से ऑटोमेटिकली जो हमारा जो एब्डोमिनल मसल है वो डिस्टेंड हो जाते हैं, वो स्ट्रेच हो जाते हैं, तो मसल ऑलरेडी वीक है। दूसरा, आफ्टर डिलीवरी तुरंत ही उनको फीड करना होता है, हाँ। तो आपकी पोजीशन ऐसी हो जाती है। हाँ। बराबर है, एक मसल वीक है, आपने गलत पोजीशन में लिया, एक्सरसाइज कुछ नहीं हुआ क्योंकि आपका पूरा ध्यान है आपके बेबी पर होता बच्चे पे है। होता है। बराबर है। सो अगर उसके बाद इफ दे आर डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ देयर एब्डोमेन, उसके लिए एक सबसे बेस्ट एक्सरसाइज ये है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग। एक घोड़ा बन सकते हो आप। घोड़ा बन के आप जो आपका अम्बिलिकस है जिसको हम नाभि बोलते हैं, वो नाभि को थोड़ा आप अंदर खींच के रखो माइल्ड, और 1 to 20 आप काउंट करो, तो ऑटोमेटिकली ये मसल एक्टिवेट रहेंगे। ओके और दूसरे काफ़ी ऐसी एक्सरसाइज है जो पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज है कि आप सीधा लेट जाओ, दोनों नी के बीच में कुछ टॉवेल या पिलो रख दो और उसको प्रेस करो, ओके तो वो एक अच्छा है। और दूसरा स्टैटिक एब्डोमेन, यानी कि उसको पोस्टीरियर टिल्ट बोलते हैं। Okay. तो पीछे कुछ रख के आप उसको दबाते रहो। तो ये सब आप साथ साथ में करते रहोगे तो बाद का पेन नहीं होगा। ओके उसके बाद पेन। हाँ, एक्चुअली सबको पहले ही डेफिनेटली जिम करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं फिजियोथेरापिस्ट के पास जाना ही चाहिए। पड़ेगा। अभी आपने ये सब बोला उसके बाद मुझे पता चला कि इतना सारा होता है और इतना देखना पड़ता है हमको। डेफिनेटली, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। एग्जैक्टली सर, बहुत कॉमन है यहाँ पे डबल चीन का जो इश्यू है वो। हाँ, तो ये फैट कैसे कम कर सकते हैं? ये एक्चुअली मेरा सवाल है जब भी फैट होता है ना, फैट का मतलब है कि आइदर आपका ओवर डिपोजिशन वहाँ होता है, आपका वर्क कम है और आपका इंटेक ज़्यादा है। बट इसका एक मेन रीज़न है आपका गलत पोजीशन। ओके, आप गलत पोजीशन। हाँ, कई बार ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं कि जिनको आप, और यहाँ से वो फैट नहीं जाता है बिकॉज आपकी पोजीशन उतनी गलत है। आप रेगुलर उसको, इसमें कुछ एक्सरसाइज ही हो नेक की कि जो इसको एक्टिवेट करती है, तो धीरे धीरे वो फैट कम होती जाती है। ओके, तो एक्सरसाइज करनी पड़ती है, कम हो। हाँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने बात किया था कि बच्चों का जो बैग होता है, स्कूल बैग बहुत हैवी होता है, तो उनके लिए कुछ एक्सरसाइज सजेस्ट करिए आप कि बच्चों को घर पे करवाए। एक्चुअली तो लेके ही आना पड़ता है आपके पास। नहीं उनको तो घर पे करेंगे तो चलेगा। घर पे थोड़ा प्रिवेंट कर। मेनली एक तो चीज़ ये है कि उनको जो बहुत हैवी वेट रखते हैं ना, उसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। पहली चीज़ वो है। और उनका क्या है, ये पोस्चर ज़्यादा हो जाता है, तो उनको एक तो उससे ऑपोजिट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैंने बताया वो एक कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है कि दोनों ऐसे हाथ रख के देन गो फॉर एक्सटेंशन। ओके, उसको ऊपर ले जा सकते हैं। और जो भुजंगासन जो बोलते हैं वो उसके लिए बेस्ट है, बिकॉज इस पोजीशन में वो ज़्यादा और ज़्यादा टाइट होते जाते हैं, और वो बहुत गलत चीज़ है क्योंकि उनकी वेट हम भी नहीं उठा सकते, वो बेचारे उठा के जाते हैं। और पेरेंट्स को ये ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चों के लिए, मेनली टीचर्स को भी ध्यान रखना पड़ता है कम। मगर बहुत अभी बड़ी हो गई है और वो बहुत दिक्कत है। सर, आपकी क्लिनिक के बारे में कुछ बताइए। मेरा क्लिनिक का नाम है सायूं फिजियोथेरेपी एंड स्पाइन हेल्थ सेंटर, और मैंने जैसे बोला ऐसे मेरे 2 सेंटर है, अभी मैं तीसरा नीलांबर के और एक ओपन करने जा रहा हूँ। सो मेरा मेन स्पेशलाइजेशन स्पाइन का है, तो हम काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके हम ऑपरेशन प्रिवेंट करते हैं। और
वी वर्क इन ऑन अ मोटो दैट कि हो सके उतना पेशेंट का पेन जल्दी कम हो और वो परसिस्टेंट रहे। तो सर आपके क्लिनिक के बारे में कुछ बताइए। मेनली मेरा क्लिनिक का नाम है सायूं फिजियोथेरेपी एंड स्पाइनल सेंटर। हम मोस्टली स्पाइन पर ज़्यादा वर्क करते हैं, दूसरे पेशेंट्स भी होते हैं, बट हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि जिनको शायद ऑपरेशन का बोला होता है या उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मेरे पास एडवांस मशीन्स हैं जो बहुत रेयर है इवन इंडिया में। सो लाइक डिकम्प्रेशन है, रिपैक्स है। सो हम क्या करते हैं, और जो डिस्क है कि जो बाहर निकल गई है और उनको शायद सर्जरी के लिए बोला है, तो हम ट्राई करते हैं कि बिना सर्जरी के उनको हम ट्रीट कर पाएँ। और दूसरा हमारा मेन एक मोटो ऐसा होता है कि पेन रिलीफ एंड मेंटेनेंस ऑफ पेन रिलीफ। पेन रिलीफ जितना जल्दी हो सके, बिकॉज आप सोचोगे कि अगर मैं आपको बोलूँगा कि आपको रेगुलर आना है तो आप बहुत टाइम मैनेज करके आओगे, तो अभी सबके पास टाइम नहीं होता है। तो हो सके उतना जल्दी जितना रिकवरी हो उतना अच्छा है। तो इसके लिए क्या करना पड़े, हमें रूट कॉज फाइंड आउट करना पड़ेगा। कई बार नी के पेशेंट्स होते हैं, हम उसको हिप या बैक ट्रीट करते हैं, नी चला जाता है। सो वो फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। सो आई एम अ सर्टिफाइड कायरोप्रैक्टर, सो हम वो बैलेंसिंग करते हैं। स्पेशली आई एम अ सर्टिफाइड मैकेंजी थेरेपिस्ट। मैकेंजी एक इंटरनेशनल मेथड है कि जो स्पाइन पर वर्क करती है। दूसरे मेरे पास शॉको करके एक मशीन है जो हील पेन है, उसमें बहुत इंस्टेंट रिलीफ देते हैं। सो ये सब मशीन बहुत ही एडवांस है कि इवन एडवांस क्लास 4 लेज़र है कि जो हीलिंग को फास्ट करते हैं। सो मेरे 2 सेंटर है, मैं तीसरा सेंटर एक नीलांबर में मैं ओपन करने जा रहा हूँ 2-3 महीने के बाद। सो वी वर्क ऑन दिस एंड मैंने आज 22 ईयर्स मेरे प्रैक्टिस के हुए, शायद अराउंड 60,000 पेशेंट्स मैंने ट्रीट किए हैं इतने टाइम में। अच्छा, बहुत सारा नॉलेज मिला फिजियोथेरेपी के बारे में। इतना लोगों को मालूम नहीं होता है, डेफिनेटली नहीं मालूम होता है फिजियोथेरेपी। और क्या है कि फिजियोथेरेपी ऐसी ब्रांच है ना कि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कि अगर आप वी आर वर्किंग ऑन लाइव, तो अगर हम थोड़ा भी, कई बार ऐसे पेशेंट होते हैं जो 5-7 साल से पेन में लेके आते हैं, हम उसको सिर्फ विद इन 2-3 डेज उनका 80% पेन चला जाता है। तकलीफ वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत एंजॉयबल होता है ऐसे भी, और पेशेंट ऐसे खुश होते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। सर एक आखिरी सवाल पूछता हूँ आपसे, वो साइटिका का पेन कहते हैं, वो लंबर स्पाइन का ही होता है या दूसरी? आपने वॉलेट का बोला था मुझे कि वॉलेट। हाँ, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एक तो पहले शियाटिका इज अ सिम्टम। जैसे फीवर, तो फीवर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीवर एक सिम्टम है। फीवर के रीज़न काफ़ी हो सकते हैं, इन्फेक्शन है, मलेरिया है, कोरोना है, किसी में भी फीवर आ सकता है। तो शियाटिका इज ऑल्सो ए सिम्टम कि शियाटिक नर्व होती है जो हमारे लंबर स्पाइन में जाती है और वो प्रेस होती है, उसको हम शियाटिका बोलते हैं। उसका कॉज क्या है वो फाइंड आउट करना है। वो डिस्क निकल गई, उसकी वजह से वो नर्व को प्रेस करती है, इसलिए होता है, या फिर वो पायरिफोर्मिस मसल एक आता है जिसके बीच में से वो जाती है। अगर वो टाइट है तो भी पेन आता है। कई बार शूडोसियाटिका बोलते हैं। शूडोसियाटिका मीन्स पेन शियाटिका जैसा ही होता है, बट हमारा जो एलियम यानी कि हिप बोन है उसका एडजस्टमेंट गलत हो जाता है, उसकी वजह से भी पेन होता है। सो हम अगर वो थ्रस्ट देते हैं, आपने कायरोप्रैक्टिस में वो आवाज़ सुनी होगी, तो वो अगर थ्रस्ट देते हैं तो उसमें वो प्रेशर चला जाता है, तो एट अ टाइम वो शियाटिका निकल जाता है। सो वो एक सिम्टम है। वो उसका ट्रीटमेंट कौन सा प्रॉब्लम है ना, उसके बाद हाँ, उसके बाद उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हमें, और अच्छा रहा ये पॉडकास्ट। एक्चुअली मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। Thank you. खुद के लिए, यानी मैं जिम में भी जाता हूँ और एक्सरसाइज भी करता हूँ, तो मुझे डेफिनेटली बहुत सारा कुछ सीखने को मिला। तो थैंक यू सो मच, फिर से आप यहाँ पे आए और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू।